हम लोग पढ़ते हैं वेल्डिंग। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी देख रहे हैं वेल्डिंग, सभी लोग जो क्या जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द, विलम्ब ना कीजिए। और हमेशा जो है आपके बीच नया टॉपिक आते रहेगा। आज हम लोग लेकर आए हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है इसको देखते हैं। वेल्डिंग को हम लोग फैब्रिकेशन भी बोलते हैं, वेल्डिंग, और इसका दूसरा नाम ज्वाइनिंग प्रोसेस भी इसको हम कहते हैं। वेल्डिंग का यहाँ तीन नाम हो गया, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस। चलिए हम लोग देखते हैं वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग इज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑफ टू मटेरियल, यानी वेल्डिंग जो है दो मटेरियल का एक जोड़ने का प्रोसेस है। बाय सिमिलर डिसिमिलर, यानी सिमिलर भी होगा मटेरियल और डिसिमिलर भी होगा, यानी समान मटेरियल भी होगा और असमान मटेरियल डिफरेंट भी होगा। उसके बाद होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब भी वही हो गया जो इसका मतलब है सिमिलर और डिसिमिलर। होमोजीनियस मतलब भी होता है सेम मटेरियल, नॉन होमोजीनियस मतलब होता है डिफरेंट मटेरियल। जैसे एक मान चलिए माइंड स्टील का हम लोग ले लिए, दूसरा कास्ट आयरन का ले रहे हैं, तो यदि दोनों वर्क पीस हमारा क्या होगा माइल्ड स्टील का है तो वो सिमिलर होगा, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस। यदि एक माइल्ड स्टील का ले रहे हैं, ये कास्ट आयरन हम ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिसिमिलर, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन, यानी फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी वेल्डिंग जो है हम एप्लीकेशन ऑफ हीट पे भी कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी जिस वेल्डिंग में हीट जनरेट होगा या हीट हम दे रहे हैं उसको फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। जिस वेल्डिंग में हीट की आवश्यकता नहीं है या हीट जनरेट नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग या विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, उसी को बोलते हैं। विथ द हेल्प ऑफ, अब विथ द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल होता है जो हम लोग इलेक्ट्रोड यानी रड जो यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फिलर मटेरियल। तो वेल्डिंग में क्या होता है फिलर मटेरियल यूज भी करते हैं और नहीं भी यूज करते हैं, अनिवार्य नहीं है। उसके बाद फिलर मटेरियल एंड एप्लीकेशन ऑफ, अब वेल्डिंग करते हैं तो प्रेशर के साथ भी करते हैं और बिना प्रेशर के साथ भी करते हैं, तो इसीलिए लिखा गया एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और विदाउट प्रेशर, यानी प्रेशर के भी साथ करते हैं। कोई वेल्डिंग में प्रेशर की आवश्यकता होती है, कहीं नहीं होती है। चलिए उसके बाद वेल्डिंग हमारा क्या है परमानेंट ज्वाइंट है। और हमारा जो रिवीटिंग करते हैं रिवीटिंग हमारा क्या है सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। और नट बोल्ट से जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं, स्क्रू से ज्वाइंट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा क्या होता है टेम्पोररी ज्वाइंट होता है। टेम्पोररी ज्वाइंट में क्या होता है कि वर्क पीस और ज्वाइनिंग मटेरियल जो ऑब्जेक्ट है दो में से कोई डैमेज नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्पोररी। और सेमी परमानेंट में क्या होता है कि जिसमें हमारा वर्क पीस सुरक्षित रहता है और ज्वाइनिंग मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेमी। उसके बाद परमानेंट में क्या होता है कि दोनों डैमेज होता है, दोनों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट। अब देखिए यहाँ पे बात आती है होमोजीनियस वेल्डिंग और नॉन होमोजीनियस की। जिस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल सेम रहेगा वर्क पीस के, यानी फिलर मटेरियल वो जो रड हम यूज करते हैं, जो जिस मेटल को हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जिस वस्तु को वेल्डिंग कर रहे हैं, वो मटेरियल और रड हमारा जब समान रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस वेल्डिंग। और जिसमें क्या होगा कि मटेरियल अलग है और फिलर मटेरियल अलग है, यानी मटेरियल वर्क पीस हमारा मान के चलिए जैसे कि आयरन ले लिए हैं और हम क्या कर रहे हैं उसको दूसरे जैसे कि एलवाई मटेरियल से उसको यूज वेल्डिंग कर रहे हैं, फिलर मटेरियल के रूप में एलवाई ले रहे हैं, या लो कार्बन स्टील जो ले रहे हैं, एल्युमिनियम का ले रहे हैं, जो कॉपर का ले रहे हैं, तो वही होता है कि जिसमें ये रड है, जो हमारा रड है और ये हमारा क्या है ये मटेरियल है, इसको वेल्डिंग करना है, तो यानी इसका मटेरियल और ये रड का मटेरियल जो है ये दोनों सेम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस। और दोनों ये यदि एमएस का है, ये हमारा क्या है ये एलवाई स्टील को वेल्ड करने के लिए रड है, तो इससे इसको करेंगे तो ये हमारा क्या होगा एलवाई स्टील में जैसे हम लोग लेंगे क्रोमियम स्टील या इनवार स्टील, जो भी स्टील बहुत सारा स्टील है, एचएसएस है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट हो जाता है। ये मटेरियल हमारा मान के चलिए फेरस है, या इसी को हम लोग क्या करते हैं फेरस ले लेते हैं, फिलर मटेरियल को फेरस लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं वर्क पीस को स्टील ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों डिफरेंट हो गया, दोनों डिफरेंट होगा तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस हम लोग लिख दिए हैं, देख लीजिए थोड़ा सा, नॉन होमोजीनियस।
और दोनों सेम रहेगा तो होमोजीनियस। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वेल्डिंग का क्या एडवांटेज होता है, इजीली ज्वाइंट हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है, ना हमको क्या करता है ड्रिल करना है, ना बोरिंग करना है, ना टेपिंग करना है, हमको क्या करना है ज्वाइंट कर। जैसे कि हम लोग नट बोल्ट से ज्वाइंट करते हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए ड्रिल करना है, फिर या कहीं स्क्रू लगाना है तो उसमें टेपिंग करना पड़ता है, या हम लोग क्या करते हैं इसको रिवीटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रीपेयर डायमीटर का होल करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है टाइम टेकिंग हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं वेल्डिंग प्रेफर करते हैं। तो वेल्डिंग में हमारा क्या क्या होता है कि तुरंत मतलब बिना कम समय बिना समय को लिए हुए हमारा क्या होता है ये वेल्डिंग ज्वाइंट प्रेफर हो जाता है, इजिली ज्वाइंट होता है। हाई स्ट्रेंथ यानी 3 जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है सबसे ज़्यादा मजबूत वेल्डिंग का होता है। ये हमारा क्या है लीक प्रूफ होता है, इसमें वाटर एयर कुछ लीक नहीं करता है। उसके बाद लाइट इन वेट विथ हेवी स्ट्रेंथ यानी क्या होता है इससे ये जब हम लोग 2 वर्क पीस को वेल्ड करेंगे तो इसका वेट जो है हमारा ज़्यादा नहीं इंक्रीज करता है, स्मॉल अमाउंट में जो है स्मॉल अमाउंट वेरी स्मॉल अमाउंट में हमारा वेट इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे कि नट बोल्ट से जोड़ते हैं 2 प्लेट है इसको दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नट बोल्ट या रिविट करेंगे यूज करेंगे, इसमें हमारा क्या है वेट इसका क्या हो जाता है वेट बढ़ जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है, वेल्डिंग करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉस्टली होता है वेल्डिंग, नट बोल्ट की अपेक्षा रिविटिंग की अपेक्षा ज़्यादा कॉस्टली होता है। हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए रिक्वायर्ड चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, अच्छा स्किल जो वेल्डिंग जिसको अच्छा जानकारी है वही आपको फिनिशिंग वेल्डिंग करके दे देगा। उसके बाद ईडीज प्रेपरेशन यानी ईडीज प्रेपरेशन जो किनारा होता है वेल्डिंग सरफेस का उसको हमको क्या करना वो नीडेड जरूरी रहता है वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो वेल्डिबिलिटी देखिए, वेल्डिबिलिटी होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी वेल्डिबिलिटी बढ़ाना है तो मटेरियल में कार्बन की परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। वेल्डिबिलिटी को यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा कार्बन की परसेंटेज। वेल्डिबिलिटी क्या होता है जो वेल्ड करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेल्डिबिलिटी, जो वेल्ड करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग वेल्डिबिलिटी बोलते हैं, यानी उसको बढ़ाना है तो कार्बन की परसेंटेज को कम करना है। यदि कार्बन का परसेंटेज अधिक रहेगा तो वेल्डिंग की क्षमता स्ट्रेंथ क्या होती है परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे कार्बन की और उसका मजबूती क्या होता है घटते जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये है, ये बार बार पूछता है फेरस मटेरियल हैज हायर वेल्डिबिलिटी, यानी फेरस मटेरियल उसको बोलते हैं जिस मटेरियल में आयरन अधिक हो, उसको हम लोग ये आयरन वर्तमान में प्रेजेंट रहता है उस मटेरियल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फेरस मटेरियल जिसमें आयरन रहता है। नॉन फेरस क्या बोलते हैं जिस मटेरियल में आयरन नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन फेरस मटेरियल। यानी कह रहा है फेरस मटेरियल हैज हायर वेल्डिबिलिटी यानी कंपेयर टू नॉन फेरस, यानी नॉन फेरस के तुलना में फेरस की वेल्डिबिलिटी बहुत है, यानी हायर यानी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये नॉन फेरस की तुलना में इसकी वेल्डिबिलिटी फेरस की बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद देखिए इसका ऑर्डर, ये ऑर्डर से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा वेल्डिबिलिटी होती है रफ आयरन की, रॉट आयरन WROUGST रॉट आयरन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं शुद्ध लोहा, ठीक है शुद्ध लोहा। उसके बाद माइल्ड स्टील, उसके बाद होता है कास्ट आयरन, उसके बाद क्या होता है कार्बन कॉपर, उसके बाद क्या होता है एल्युमिनियम। तो देखिए ये हमारा क्या है रॉट आयरन माइल्ड स्टील ये कास्ट आयरन, ये हमारा क्या है फेरस मटेरियल है। ये हमारा क्या है कॉपर और एल्युमिनियम नॉन फेरस मटेरियल, ये नॉन फेरस मटेरियल्स है। तो इसका ये ऑर्डर आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमेशा ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कंपटीशन में बार बार पूछता है ये रॉट आयरन, उसके बाद क्या होगा हमारा माइल्ड स्टील, उसके बाद कास्ट आयरन कॉपर एल्युमिनियम, यानी सबसे ज्यादा वेल्डिबिलिटी इसका होगा। हम तीर से दिखाते हैं क्या होगा इससे कम होगा और इसमें क्या होगा इससे भी कम होगा
इसमें क्या होगा, इससे भी कम होगा, इसमें क्या होगा और कम हो जाएगा। तो इसी तरह से तो ये तीर ऊपर जो तीर लंबा तीर का मतलब है ज़्यादा, माइल्ड स्टील का देखिए छोटा तीर है, और कास्ट आयरन का इससे भी छोटा तीर है, कॉपर का इससे भी छोटा तीर है, और इससे भी छोटा तीर है। इस तीर से भी हम समझ सकते हैं कि इसका बेल्डेबिलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। माइल्ड का इससे क्या कम होता है, माइल्ड से कास्ट आयरन का कम होता है, कास्ट आयरन से कॉपर का कम होता है, कॉपर से कम एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद एक ऑर्डर यहाँ भी है, एक ऑर्डर हम लोग यहाँ भी लिखे हैं। सबसे ज़्यादा क्या होगा, रॉट आयरन का, उसके बाद क्या है एमएस का, उससे कम क्या होगा इसका होगा, उसके बाद क्या होगा एलॉय स्टील का, उसके बाद स्पीड स्टील का। ये ऑर्डर हमने लिख दिया है। ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और ये भी हमारा क्या है, जितना भी पॉइंट इसमें लिखा गया है सब कंपटीशन एग्जाम के व्यू से मस्ट है, और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और याद रखिए इसको।